हमने पढ़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर था एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, the benefit of which gets exhausted within 12 months. Yes or no? Yes sir. Yes sir. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोला जाता है। अब हम एक्सपेंस को डिटेल में करेंगे, ध्यान से देखना। एक्सपेंस, अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, पैसा कमाने के लिए जो भी आपने एक्सपेंस, जो भी आपने खर्चा करा, वी आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली। ओके? Yes sir. Expense is the cost incurred for generating revenue. According to R. Anthony, expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. Inputs or resources consumed, उनकी monetary value. It is a value which has expired. ये बहुत important term है. It is a value which has expired during the accounting period. मतलब जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो चुका है उस पीरियड में, आप बेनिफिट पूरा अवेल कर चुके हो, उसका बेनिफिट अगर एक्सपायर हो चुका है, आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, तो वो उस पीरियड का एक्सपेंस है, अदरवाइज नहीं। इट मे बी, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन कि एक्सपेंस में क्या क्या आता है। नंबर 1, कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एटसेट्रा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने यही सब एग्जांपल सुने थे। यस सर। तो सैलरीज, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म, बट अभी हम कर ही चुके हैं। राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस माना जाता है। राइटिंग ऑफ का मतलब बता सकता है कोई? राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? एनीवन ट्राई? जब हम किसी अमाउंट को सर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में स्प्रेड करके लिखते हैं। नो, दैट इज डेफर्ड। दैट इज डेफर्ड कि डिफरेंट मतलब आप कह रहे हो ना कि फ्यूचर ईयर में लेके जा रहे हैं। सर मतलब ब्रेक करके लिख रहे हैं सर। ओके, तो जैसे हमें डेप्रिसिएशन का 1/10 करके करा था वैसे। राइटिंग ऑफ का मतलब बड़ी सिंपल सी टर्म है सर, लिखे हुए को हटा, मतलब उसको हटा देना, अ पार्ट ऑफ इट। ओके, वेरी क्लोज। और सिंपलर टर्म्स में बताओ। सर जैसे मतलब कुछ लिखा है तो उसे रिड्यूस काइंड ऑफ करना। ओके, राइटिंग ऑफ कह रहे इसको राइट ऑफ कर दो, इसको बुक से हटा दो। सिंपलर टर्म्स में, मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, 10 साल चलेगी, 1 साल खत्म हो गया, तो उसका कुछ पार्ट राइट ऑफ कर दो, तभी आप उसको करेक्ट वैल्यू पे दिखा पाओगे। अगर आपने 10 लाख की मशीन खरीदी तो क्या 1 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नो सर। अब उसकी वैल्यू गिर चुकी है, तो अकाउंट्स में हमें उसकी ट्रीटमेंट कैसे करूं? कह रहे 1/10 वैल्यू को राइट ऑफ कर दो, बुक से वाइप ऑफ कर दो। कह रहे ऐसे कैसे वाइप ऑफ कर दो? मतलब क्या काट दो, माइनस कर दो? अकाउंट्स है ना, तो कह रहे राइटिंग ऑफ का मतलब होता है ट्रीटिंग एज एन एक्सपेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है? फिक्स्ड एसेट्स। तो आपने 10 लाख की मशीन खरीदी थी, 10 लाख आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर माना था, एसेट माना था। अब अगर वो 1/10 डेप्रिशिएट कर गया है तो कह रहे 1/10 को उस पीरियड का एक्सपेंस मान लो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, 1/10 वैल्यू हटा दो, तो 1/10 आपका उस पीरियड का एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। बाकी बच गए 9 लाख, वो बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा। समझ आई बात? यस सर। Okay, next, an amount written off out of a current asset, say bad debts. तो again, writing off का मतलब treating something as an expense for that particular period. कह रहे ये खर्चा है, इसको भूल जाओ, ये assets इतने गए, इतनी वैल्यू कम कर दो,
डेटर्स, अब ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इसी में ही कवर हो जाएगी, बैड डेट्स। कोई बता सकता है बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? ट्राई करो। पहले एक छोटी सी चीज, मान्यता, यस सर। डेटर्स कौन होते हैं? सर जो हम लोगों को कैश मतलब कुछ प्रोवाइड करते हैं। बी स्पेसिफिक। अब मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, कोई दे सकता है एग्जैक्ट आंसर? डेटर्स कौन होते हैं? The people or the entities which owes us the money. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर ये हुआ ना एग्जैक्ट आंसर। पीपल और द बिजनेस एंटिटीज हु ओ अस मनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। मैंने उनको क्रेडिट पे सामान बेचा था, मैंने उनसे पैसे लेने हैं। ओके Yes sir. अब मेरी बुक्स में कलेक्टिव क्लोजिंग डेटर्स आ रहे थे ऑन 31 मार्च 2021। 10 लाख के डेटर्स आ रहे थे। इसका मतलब क्या? मैंने लोगों से 10 लाख रुपीस लेने हैं। यस सर। अब कोविड में क्या हुआ विदुर? सर जॉब्स बंद हो गई, लोग पे नहीं कर पाते थे, प्रॉब्लम आई, ठीक है ना? Yes, sir. फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ज्यादा अफेक्ट हुई, तो Yes, sir. लेट अस अज्यूम मेरे एक बंदे का बिजनेस बंद हो गया, ठीक है ना? ये कलेक्टिव डेटर्स थे, टोटल थे, उसमें से एक बंदे का बिजनेस बंद हो गया और वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? सर जो आपको पे नहीं कर सकता और बहुत बुरी हालात में है। अ पर्सन balances. और अ बिजनेस एंटिटी अब यार पर्सन है तो हु, बिजनेस एंटिटी है तो विच। अ पर्सन और बिजनेस एंटिटी हु इज, प्लीज मतलब बिजनेस एंटिटी लिखोगे तो बिजनेस एंटिटी विच इज नॉट इन अ पोजीशन, और पर्सन है तो पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे देयर डेट्स। अब आप ये समझ सकते हो, देयर लायबिलिटीज आर मोर देन देयर एसेट्स। देयर लायबिलिटीज आर मोर देन देयर एसेट्स। उन्होंने देने 5 करोड़ है, उनके पास पड़े 1 करोड़ है, तो वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। अ पर्सन हु इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे द डेट्स। क्लियर है? इंसॉल्वेंट का sir. मीनिंग सर बोलो। सर जैसे अभी आपने बताया कि जो पर्सन बैंकरप्ट हो गया है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा या एसेट होगा? नहीं 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 भैया, मतलब वो बंदा बैंकरप्ट हो गया तो लायबिलिटी मतलब अब क्या हम उसको और पैसे दे देंगे कि भाई साहब आप प्रॉब्लम में लग रहे हो तो ये लो हमारी तरफ से थोड़ी और पैसे? सर पर वो हमसे मांग भी तो सकता है और पैसे। अरे वो पर्सनल कैपेसिटी में भाई साहब, मतलब ऐसे बिजनेस में थोड़ी ना होता है कि मैंने आपसे 10 लाख लेने हैं, भगवान ना करे बट आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि चल यार वो 10 लाख तो जब आएंगे तब लाएंगे, तुझे और पैसों की जरूरत है तो बता। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, वो पर्सनल कैपेसिटी में हो सकता है, बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि भाई साहब आप 6 महीने बाद दे देना, ये नहीं हो सकता कि ये लो थोड़े और पैसे ले लो मेरी तरफ से। ओके So, सर। तो बेसिकली लोन पे आप कुछ ऐसा। कुछ नहीं, अभी पहले सिंप्लीफाई करते हैं ना सिचुएशन को, पहले एक सिचुएशन तो समझ लें। मैंने 10 लाख रुपए कलेक्टिवली काफी लोगों से लेने थे, उसमें क्या हुआ, राम who owed us, पता नहीं क्यों बट मैक्सिमम एग्जांपल्स में राम जी आ जाएंगे, तो सबसे पहले नाम भी यही आता है, राम who owed us rupees 50,000 has been declared insolvent, has been declared insolvent। तो 50,000 रुपए राम से लेने थे, कह रहे भाई साहब इन पैसों को भूल जाओ। तो अगर भूल जाओ तो मतलब वो हो गए बैड डेट्स। क्या हो गए वो?
बैड डेट्स। ध्यान से देखना। तो बैड डेट्स का मीनिंग क्या हुआ? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द debtors. Irrecoverable amount from the debtors is termed as bad debts. It is an expense. It is an expense for the business entity and is debited to profit and loss account. हमारा नुकसान हुआ, यस और नो? नुकसान है, वो हमारा लॉस है, ना वो हमारा एसेट है ना वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारा लॉस है। हमारे एसेट से डेटर्स, तो मैंने एसेट्स में दिखाता था 10 लाख। अब अगर पता चल चुका है कि राम इंसॉल्वेंट हो गया, वो 50,000 रुपए आपको नहीं मिलने वाले, तो 10 लाख पे एसेट्स दिखाना सही बात होगी क्या? नो सर। नो सर। तो अब जब बात यहाँ तक आई गई है तो टॉप लेवल पे लेके जाता हूं आपको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जैसे जब मैंने आपको कैपिटल की डेफिनेशन कराई थी तो कौन सा प्रिंसिपल कराया था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यस और नो? यस सर। यस सर। तो जो बैड डेट्स की ट्रीटमेंट है वो किस पे बेस्ड है? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या कहता है ये रूल? प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, but do not anticipate gains। अगर आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है तो उसके लिए तो प्रोविजन क्रिएट कर लो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपका कोई प्रॉफिट होने वाला है तो जब तक वो हो ना जाए तब तक उसको प्रॉफिट मत मानना। फॉर एग्जाम्पल कृषा, यस सर। आप एग्जाम दे के आए, कैसे? वैसे आप स्टूडियस बच्चे हो या मस्ती? सर अब ऐसे पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूं। हाँ, अब तो मुश्किल हो गया ना, 10th के बोर्ड तो हुए नहीं, तो हाँ। लेट अस अज्यूम आप स्टूडियस बच्चे हो। ओके सर। आई होप आई एम मेकिंग द राइट अजम्पशन, बट लेट इट बी। तो कृषा बोर्ड एग्जाम दे के आई, जो कभी हुआ ही नहीं, वो एग्जाम वो दे के आई। 100 मार्क्स का पेपर था। तो घर आई कृषा, तो मम्मी ने पूछा और बेटा पेपर कैसा हुआ? तो क्या बोला कृषा ने? कि अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। फिर अगला सवाल, बेटा ये अच्छा क्या होता है, प्लीज क्वांटिफाई, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट। अरे भैया, मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो आप मैथ्स का पेपर दे के आए और मम्मी ने पूछा कैसा हुआ, आपने बोला अच्छा हुआ। आप मम्मी खुश, मम्मी ने बोला अच्छा बेटा कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर 90 अब अगर उसमें अच्छी हो तो। आपने बोला 92, 90 बोला, आपने बोला 90, ठीक है। यस सर। अब आपका जब रिजल्ट आया तो उसमें आए 86, लेट अस अज्यूम उसमें आए 86। आप पेपर अटेम्प्ट करके आए थे 92 93 का, आपने कहा था देखो मेरे हिसाब से सब कुछ सही है तो 90 तो आ जाने चाहिए, ये बोला आपने। आप 92 93 का ही अटेम्प्ट करके आए थे, आपने बोला वो सब कुछ सही है तो अगर एक आध इधर उधर कटा तो 90 तो आ ही जाएंगे, ओके। यस सर। आए 86। तो जब रिजल्ट आया तो मम्मी खुश होंगी या थोड़ी सी उदास? तो थोड़ी सी उदास। क्योंकि वो तो बेचारी 90 के सपने बना ले चुकी थी। यस सर। क्योंकि आपने ही बोला था ना 90, ठीक है। अब सिचुएशन 2, कृषा पेपर दे के आई और उसने कहा कि यार देखो मैंने तो अटेम्प्ट ही 92 का करा है, तो मैं मेरे हिसाब से 85 आ जाने चाहिए। सेम पेपर
अब आपने बोला कि मेरे 85 आ जाने चाहिए और आप क्या है 87, मम्मी खुश या उदास? खुश। खुश। तो वही होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। तो जब आप ऐसे कुछ अकाउंटिंग कर रहे होते हो, अगर आपको लगता है कि कुछ नुकसान हो सकता है तो मान लो कि वो होगा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बट आप बुक्स में उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लो कि हो सकता है कि ये पैसे ना मिले। ओके, तो उसमें खुशी ज्यादा होगी जब वो मिल जाए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके 10 लाख के डेटर्स थे तो राम इंसॉल्वेंट हो गया, तो आपने कहा यार कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी नहीं देगा, यस और नो? यस सर। तो आपने कहा कि लेट अस अज्यूम वो हमें 50% दे देगा, आपने अपने एंड से प्रोविजन बना दिया, तो आपने फिर 10 लाख में से 25,000 ही माइनस करे, राम के 50,000 थे, आपने अज्यूम करा कि वो 50% दे देगा। अच्छा दोस्त है मेरा, अच्छा दोस्त क्या करेगा अगर उसका सब कुछ ही बिक चुका है? दोस्ती निभा पाएगा? नो सर। कैसे निभाएगा? तो अब आपने अज्यूम करा कि वो 25,000 दे देगा, आपने अपने एसेट्स दिखा दिए 9,75,000, 950 तो सब दे रहे थे, राम के भी 25,000 आपने अपने एसेट्स में ही दिखाए रखे। तो अब जब आप बिजनेस प्लानिंग करोगे तो आप ये मानोगे ना कि आपके 9,75,000 आने वाले हैं लोगों से, यस सर। और राम ने कुछ भी नहीं दिया, तो फिर आएंगे कितने लोगों से? 9,50,000, अज्यूमिंग बाकी सबने दे दिया। यस सर। तो आपका बिजनेस प्लान थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है। यस सर। और दूसरी तरफ आपने ये अज्यूम करा होता कि राम कुछ भी नहीं देगा, मेरे डेटर्स हैं 950, और बाई चांस राम ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए तो उससे ज्यादा ही आएंगे जितने का आपने प्लान बना रखा था। यस सर। तो बेटर पोजीशन क्या है? प्रोविजन क्रिएट करना बैड डेट्स के लिए या ना क्रिएट करना? बेटर क्या है? सर ना क्रिएट करना। प्रोविजन क्रिएट करना। तो एग्जांपल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स। कहां से हम इस पे पहुंच गए थे? हम पहुंच गए थे बैड डेट्स की डेफिनेशन से। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। हम बैड डेट्स पे कहां से पहुंच गए थे? हम एक्सपेंस की डेफिनेशन कर रहे थे। तो एक्सपेंस बड़े सारे तरीकों के हो सकते हैं। कह रहे एक तो जो आप एक्चुअल खर्चा कर रहे हो, सैलरीज, वेजेस, रेंट, एक जो डेप्रिसिएशन जो राइट ऑफ हो रही है वो भी एक्सपेंस होता है, एक अगर कुछ आपने डेटर्स का अमाउंट, कुछ करंट एसेट्स का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया, से बैड डेट्स, तो वो भी आपका एक्सपेंस है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, उनकी वैल्यू गिर गई, वो भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस चीज में आप डील करते हो, जो सामान आपने बेचा, उसको बनाने में आपका खर्चा कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो आप बिजनेस कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट करने में जो भी खर्चा हुआ आपका, जिस गुड्स को बना रहे थे आप। मैं अगर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हूँ, डीलर होता है जो बना बनाया खरीदे और आगे बेच दे, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो एक मोबाइल फोन बनाने में जो जो खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल्स का, लेबर का, कुछ भी जो भी खर्चा हुआ, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Expense is the cost incurred for generating revenue. Expense is a monetary measure of inputs or resources consumed. It is a value which has expired. ये keyword है, the value which has expired during the accounting period. Expense में ही हमने सीखा depreciation, तो ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इससे रिलेटेड ही हो गया। एक्सपेंस में ही हमने सीखा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स की वजह से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या होता है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना चाहिए। अकाउंट्स में तो करेंगे ही करेंगे। एक्सपेंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है। एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही बात है। यस सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां शो करते हैं? बैलेंस शीट, एसेट साइड। यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां शो करते हैं? इट इज डेबिटेड टू
trading and profit and loss account. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So expense is transferred to the debit of trading or profit and loss account. Anything new? या ये No, हम sir. पहले डिस्कस कर चुके हैं. Yes or no? Yes. Yes, sir.